Hello students. We are going to discuss our first unit of public finance and इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अबाउट पब्लिक फाइनेंस, उसके मीनिंग, स्कोप। देन हम देखेंगे कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, पब्लिक बजट, टेक्निक्स ऑफ बजटिंग जिसमें कि जीरो बेस्ड बजटिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। सबसे पहले हम पब्लिक फाइनेंस क्या होता है वो देखते हैं। जो है एक डेफिनेशन इसको समझने के लिए हम लोगों ने ली है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पब्लिक फाइनेंस है क्या। जो हम कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस एक मैनेजमेंट है, इज द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेप्ट लोड थ्रू वेरियस गवर्नमेंट्स एंड क्वाजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। यानी हम कह सकते हैं कि जो किसी भी कंट्री का जो रेवेन्यू होता है या एक्सपेंडिचर या डेप्ट मैनेजमेंट जो होता है बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको हम कहेंगे पब्लिक फाइनेंस। ठीक है। एक इसकी डेफिनेशन भी दी गई है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन इट इज कॉन्सर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन अनदर। यानी कि पब्लिक फाइनेंस इसेंशियली ये होता है कि किस तरह से गवर्नमेंट मनी मैनेज करती। प्रोफेसर डाल्टन ने कहा है कि ये जो है एक डीलिंग है इनकम और स्पेंडिंग का। जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो क्या करती हैं कि बैलेंस करने की कोशिश करती हैं कि किस तरह से वो इनकम जनरेट कर रही हैं और किस तरह से वो एक्सपेंस कर रही हैं पब्लिक पे। इसकी दूसरी डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने। उन्होंने कहा है कि पब्लिक फाइनेंस इज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। मतलब कि एडम स्मिथ ये कहना चाहते हैं कि जो है ये एक तरह का जो है स्टडी है, इन्वेस्टिगेशन है। ये देखा जाता है कि किस तरह से गवर्नमेंट अर्न कर रही है और किस तरह से वो मनी स्पेंड कर रही है। तो ये जो है फाइनेंशियल वर्किंग ऑफ द स्टेट समझने की कोशिश की गई है। नाउ पब्लिक फाइनेंस के इम्पॉर्टेंस क्या है। पब्लिक फाइनेंस को जो है 19th सेंचुरी में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दिया गया था, इसलिए क्योंकि उस टाइम जो है जो इकोनॉमिक अफेयर्स होते थे गवर्नमेंट के, उसमें गवर्नमेंट ज़्यादातर इंटरवेंशन नहीं करता था। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी आई पब्लिक जो फाइनेंस है बहुत ज़्यादा ही मेन चीज़ हो गया, एक न्यू कॉन्सेप्ट है ऑफ वेलफेयर स्टेट। मॉडर्न गवर्नमेंट्स ने जो है सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करने का काम नहीं कर रहे, वो एक्टिवली जो है इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरवीन भी कर रहे, इसलिए पब्लिक फाइनेंस का इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है दैट इज हेल्पफुल इन गवर्नमेंट इंक्रीजिंग एक्टिविटीज। सबसे पहला फायदा ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने अब अपने सिर्फ 3 ही फंक्शंस नहीं रखे। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, सिर्फ फॉरेन एग्रेशन संभालती थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती थी और पब्लिक को जस्टिस देने का काम करती थी। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सभी चीज़ों पे अपना ध्यान दे रही है। और इसके लिए उसको सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसको फाइनेंस चाहिए होता है, और ये सिर्फ उसी तरह से हो सकता है पब्लिक फाइनेंस के यूजेस से। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक फाइनेंस है गवर्नमेंट की जो इंक्रीजिंग एक्टिविटीज है उसके लिए हेल्पफुल है। देन इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग। टुडे हर एक कंट्री जो है उसकी पॉलिसी जो है प्लानिंग की लॉन्च कर रही है, जो कि रैपिड, स्पीडी, बैलेंस और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड है। तो कोई डाउट नहीं, यहाँ पे कोई भी पॉलिसी जो है उसको फुलफिल करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होगी। तो जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट यानी पब्लिक फाइनेंस पे ही। देन हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है। तो जो पब्लिक फाइनेंस है उसका बहुत बड़ा रोल है। इससे क्या हो रहा है, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है उनके बीच में इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट है वो रिचर सेक्शन से ज़्यादा टैक्स ले सकती है और जो उसको सस्ता खाना, सस्ता घर या फ्री मेडिकल चीज़ें
पुअर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी को देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो इस तरह से इनकम जो इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वो कम कर सकती है। देन इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। सो पब्लिक फाइनेंस जो है उसका एक स्पेशल प्लेस है मॉडर्न थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म लोन ले रही है और उसको इन्वेस्ट कर रही है किस पे? ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में, जो शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड के हैं, जिससे क्या होगा? कंट्री के लोगों को रोजगार मिलेगा। देन हेल्पफुल रेजिंग नेशनल इनकम। सो जो इनकम होती है लोगों की, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज का बहुत लो है, तो पब्लिक फाइनेंस एक टूल की तरह से काम करता है इन कंट्रीज में, जहाँ पे जो है जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है उसको रेज करने के लिए हेल्पफुल होता है। देन हेल्पफुल इन रनिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो जो पब्लिक एंटरप्राइजेस चलाए जाते हैं, ठीक है, उनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ही कैपिटल चाहिए होता है, ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है। और एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन करने के लिए, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए होता है। तो पब्लिक फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल अरेंज करने के लिए। और जो सोर्सेस होते हैं वो डेवलप्ड रीजन से अंडर डेवलप्ड रीजन तक पहुंचाए जाते हैं सुटेबल फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। देन मैनेजमेंट ऑफ सोशल एक्टिविटीज। सो पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, इससे क्या होता है? सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज मैनेज की जा सकती हैं। इससे जो है हम कह सकते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं उनको डेवलप किया जा सकता है, और जो लग्जरीज कंजप्शन या हार्मफुल कंजप्शन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो पब्लिक फाइनेंस का एम होता है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज देना। अचीवमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो है, राजनीतिक ऑब्जेक्टिव्स, उनको भी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज से ही पूरा कर सकती है, क्योंकि फाइनेंस की हर जगह ज़रूरत होती है। इवन जो है जो कंट्री को प्रोटेक्ट करना होता है एक्सटर्नल एग्रेशन से, या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, या कुछ भी काम करना हो, तो वहाँ पे जो है जो पब्लिक फाइनेंस है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है, वर्क एरिया वी कैन से। तो इसमें जो है हम कह सकते हैं पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट और उसका एडजस्टमेंट। दूसरे शब्दों में कहें तो किस तरह से गवर्नमेंट अपने फाइनेंस को मैनेज कर रही है उसको हम कहेंगे पब्लिक फाइनेंस। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती, किस तरह से गवर्नमेंट मैनेज करती है, दैट वी विल सी। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइजेस। सो पब्लिक फाइनेंस जो है फ्लक्चुएशन अवॉइड करता है और स्टेबिलिटी रखता है प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। गवर्नमेंट इसे टूल की तरह से यूज करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सिचुएशन मैनेज करने के लिए। और जब भी डिफ्लेशन होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो है गुड्स का प्राइजेस कम कर देती है, जिससे उसकी डिमांड बढ़ जाती है और टैक्स रेट भी कम कर देती है। जबकि इन्फ्लेशन होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, टैक्स रेट बढ़ा देती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये प्राइजेस इकोनॉमी में स्टेबलाइज करती है। देन बी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सो पब्लिक फाइनेंस की हेल्प से जो है इनकम और वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इकोनॉमी के लोगों में। जो इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत सारी अंडर डेवलप कंट्रीज की ये प्रॉब्लम है कि जो रिच पीपल है उनको ज़्यादा मिलता रह रहा है, जबकि पुअर जो है उनको इवन इतना भी नहीं मिलता कि उनकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई किए जाए। तो इस इशू को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है पुअर पीपल के लिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे स्पेंडिंग कर रही है, जिससे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो पाए। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो स्टेबलाइजेशन जो है कंट्री की इकोनॉमी का अनदर इंपॉर्टेंट रोल पब्लिक फाइनेंस का है। गवर्नमेंट टैक्सेशन को यूज करके इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्रोल और इम्प्रूव करती है। जब इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी होता है तो लोगों के पास ज़्यादा फंड्स होते हैं, तो उस टाइम टैक्स रेट बढ़ा देती है गवर्नमेंट। लेकिन दूसरी जगह पे देखें, जब डिफ्लेशन होता है तो टैक्स रेट गवर्नमेंट कम कर देती है, जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। देन
proper allocation of resources. सो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। सो पब्लिक फाइनेंस जो है वो सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को, जिससे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या मेड रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट जो है लोअर टैक्स रेट रखती है, इवन जो है बहुत बार कुछ जो डिज़ायरेबल चीज़ें हैं उन पे सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, और जो लेस डिमांडेबल जो गुड्स होती हैं वेरस, तो उन पे जो है गवर्नमेंट हायर टैक्स रेट लगा देती है। एनकरेजेस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो पब्लिक फाइनेंस जो है एक तरह से ऐसा टूल है जिससे गवर्नमेंट लोगों को सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट करती है। पीपल जो है वो जनरली वो सेव नहीं कर पाते उनका इनकम, क्योंकि उनका ज़्यादातर क्या हो जाता है, कंजप्शन एक्टिविटीज़ पे जाता है, और इससे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट होता है। तो गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट रिड्यूस करके कुछ चीज़ों पे लोगों को, मतलब कुछ जो चीज़ होती है उनके प्राइजेस में रिलीफ देती है, जिससे कि लोग जो है अपना इनकम का थोड़ा सा जो पोर्शन है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में डाल सकें। प्रमोट एक्सपोर्ट्स। किसी भी देश में फॉरेन एक्सचेंज जो है बहुत ज़रूरी होता है उसकी अर्निंग। तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो गुड्स का या सर्विसेज का। सो पब्लिक फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट को हेल्पफुल होता है, जिससे कि एक्सपोर्ट प्रमोट किया जा सकता है और जो इंपोर्ट होता है कंट्री में उसको रिड्यूस किया जा सके। तो जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उन पे लोअर टैक्स रेट गवर्नमेंट लगा देती है, कभी कभी टैक्स कैटेगरी में से बिल्कुल बाहर कर देती है। जबकि इंपोर्ट होते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, बहुत ज़्यादा ही टैक्स रेट लगा देती है। देन डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश की बात करें, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट इनक्योर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। सो पब्लिक फाइनेंस जो है वो सफिशिएंट फंड कलेक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि गवर्नमेंट ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उनके एक्सपेंसेस पूरे कर सके। तो इससे क्या होगा कि जो पब्लिक फाइनेंस है इसकी हेल्प से जो है बेटर और वेल मेंटेन पब्लिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकेंगी, जैसे कि हॉस्पिटल बनाए जा सकेंगे, रोड्स, रेलवे, एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फाइनेंस की वजह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप होती हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स। तो इनका डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स होती क्या हैं। सो पब्लिक गुड्स यानी जो कमोडिटी या सर्विसेज जो हमें नेचर से मिलती है, यानी एनवायरमेंट, या तो किसी देश की जो है गवर्नमेंट सरकार देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसका कोई चार्ज नहीं होता, और जो है या तो कुछ लोगों पे ही टैक्स दिया जाता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो पूरी पब्लिक को मिलता है, जनरली सभी लोगों को मिलता है। तो इसको हम कहेंगे पब्लिक गुड्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये जो है ये मोस्टली जो है ऐसी कमोडिटीज़ या सर्विसेज होती हैं जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप होता है। तो हम फीचर्स देखते हैं, जैसे कि नॉन राइवल, नॉन राइवल यानी कि जो पब्लिक गुड्स होती हैं नॉन कॉम्पिटिटिव होती हैं, क्योंकि ये एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों की डिज़ायर सेटिस्फाई करती हैं, और कोई और अगर यूज़ कर रहा है इससे किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी ये गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और कोई भी इसको बिना रिस्ट्रिक्शंस के यूज़ कर सकता है। देन नॉन रिजेक्टेबल,
यानी कि जो कंजप्शन है ऐसी गुड्स का वो डिसमिस या अनएक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता पब्लिक से, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए कलेक्टिवली अवेलेबल होता है। देन फ्री राइडिंग, यानी जो गुड्स कैटेगराइज होती हैं अंडर पब्लिक गुड्स, इससे जो है जिन लोगों ने कोई पेमेंट नहीं किया, मतलब कि जिन्होंने कोई टैक्स भी नहीं भरा, वो लोग भी ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको फ्री राइडर्स कहते हैं। देन प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं? सो प्राइवेट गुड्स यानी वो गुड्स होती हैं जिससे कि जो मतलब कि ऐसी गुड्स जो प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर की गई हैं कंपनीज के द्वारा या एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, और जिनका एम होता है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, और इनका मकसद होता है कि जो है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। न प्राइवेट गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जो है सबसे पहली है कि दैट इज राइवल। राइवल यानी कि जो प्राइवेट प्रोडक्ट्स होती है इसमें कंपटीशन या राइवलरी होता है, ठीक है, कंज्यूमर्स के बीच में यूजर्स के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक के कंज्यूम की वजह से दूसरा इसे यूज नहीं कर पाता, ठीक है, कंपटीशन होता है मोस्टली। देन एक्सक्लूडेबल, यानी ये जो गुड्स होती हैं इसमें कॉस्ट जो है इन्वॉल्व होता है, मतलब कि जिन्होंने इसके लिए पे किया है वही इसको कंज्यूम कर सकते हैं, और जिन्होंने पे नहीं किया है वो कंजप्शन से बाहर रह जाते हैं, एक्सक्लूड किए जाते हैं। रिजेक्टेबल, यानी प्राइवेट गुड्स वो डिपेंड करता है कंज्यूमर्स पे कि वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है मल्टीपल अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड होते हैं, उनके पास राइट्स होती है कि वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ट्रेडेड इन फ्री मार्केट, ऐसे गुड्स जो है फ्रीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एक इसका प्राइस डिसाइड होता है, उस प्राइस पे खरीदे या बेचे जा सकते हैं। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो ये गुड्स होती हैं इनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब कि जो कंज्यूमर है उसको जो है वो एक गुड अगर कंज्यूम कर रहा है तो सिमिलर वो गुड जो नहीं कंज्यूम कर रहा है तो उसने क्या किया, उसके बेनिफिट को जाने दिया, ठीक है, इनमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। देन इन दोनों का अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। नेचर ऑफ प्रोविजन, पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट देती है या नेचर से मिलता है हमें, जबकि प्राइवेट गुड्स जो है वो प्राइवेट एंटिटीज यानी इंटरप्रेन्योर्स के द्वारा या कंपनीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। देन कॉस्ट टू कंज्यूमर, पब्लिक गुड्स यूजुअली फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज्ड होता है, जबकि प्राइवेट गुड्स का प्राइस होता है, कंज्यूमर्स को इसका एक्सेस लेने की पेमेंट करनी होती है। देन राइवलरी यानी कॉम्पिटिशन कह सकते हैं इन कंजप्शन। सो पब्लिक गुड्स जो है वो नॉन राइवल होते हैं और वो एक साथ बहुत सारे लोग कंज्यूम कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट गुड्स राइवल होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, और इससे क्या होगा, इसका कंजप्शन अगर किसी ने किया तो इससे उसकी अवेलेबिलिटी दूसरे के लिए कम हो जाती है। देन एक्सक्लूडेबिलिटी, पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल है, मतलब कि बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के सभी के लिए यूज करने के लिए, जबकि प्राइवेट गुड्स एक्सक्लूडेबल है, यानी ये उन्हीं को मिलते हैं जिन्होंने पे किया है। रिजेक्शन बाय कंज्यूमर, पब्लिक गुड्स जो है वो नॉन रिजेक्टेबल है, क्योंकि ये कंजप्शन जो है कलेक्टिव और कंपल्सरी होता है, जबकि प्राइवेट गुड्स रिजेक्टेबल होता है, कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली। देन बेनिफिट टू नॉन पेयर्स, पब्लिक गुड जो है वो फ्री राइडिंग होते हैं, कॉमन होते हैं, जिन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया उनको भी बेनिफिट मिलता है, जबकि प्राइवेट गुड्स में क्या होता है, जिन्होंने पेमेंट नहीं की उनको ये गुड्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पब्लिक गुड्स में जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग, पुलिस सर्विस, फायर ब्रिगेड, नेशनल डिफेंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड्स, डैम्स एंड रिवर्स। देन प्राइवेट गुड्स की बात करें जैसे क्लोथ्स, कॉस्मेटिक, फूडवेयर, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें प्राइवेट गुड्स में आती हैं। देन अब बात करते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, जो प्रिंसिपल है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज
सो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस मतलब कि एक फंडामेंटल रूल है जिससे कि फाइनेंशियल पॉलिसी स्टेट की डिटरमाइन की जाती है, और ये जो फंडामेंटल रूल है जिसको प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस कहा जाते हैं, इसी को प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहते हैं। अब ये जो है इसको जो बनाने का काम है वो प्रोफेसर पिगो और प्रोफेसर डाल्टन को इसका जो है क्रेडिट जाता है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर वो कुछ खर्च करता है तो उससे वो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। सेम वे में जो है जो गवर्नमेंट अगर कोई भी रिसोर्सेज स्पेंड कर रही है तो वो भी चाहेगी कि उससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले ना। इस प्रिंसिपल का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल ये कहता है कि जो स्टेट है उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए और उसको स्पेंड करना चाहिए मनी इस तरह से जिससे कि लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर हो। ठीक है, सो जो प्रोफेसर डाल्टन है वो इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहते हैं, जबकि प्रोफेसर पिगो इसको प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर और जो है नेट सोशल एडवांटेज कहते हैं। दोनों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो ये नाम भी याद रखना आप। देन अब बात करें जो प्रिंसिपल है सोशल एडवांटेज का, स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का ये कहता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, मनी मतलब कलेक्ट कर रहा है या स्पेंड कर रहा है इस तरह से करना है जिससे कि मैक्सिमम लोगों को जो है वेलफेयर हो। और स्टेट जो है जैसे कि जो है स्टेट टैक्सेस लगा रहा है तो कुछ यूटिलिटी हुई, लेकिन दूसरी जगह पे देखें वो टैक्स तो लगा रहा है लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि कुछ मनी स्पेंड भी कर रहा था, उससे यूटिलिटी भी मिली। एक जगह डिस यूटिलिटी हुई तो दूसरी जगह यूटिलिटी भी मिली हुई है। ठीक है, यानी एक जगह वो टैक्स लगा के अर्न किया उसने तो इसको खर्च भी किया ना, तो यूटिलिटी क्रिएट हुई। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है उसको इस तरह से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अर्न करना है मतलब एडजस्ट करना है जिससे कि सरप्लस यूटिलिटी बनी रहनी चाहिए, यानी डिस यूटिलिटी कम होनी चाहिए, यूटिलिटी मैक्सिमाइज होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से बैलेंस करने की बात कही गई है। अब बात करें तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की, तो डाल्टन ने ये कहा है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्सेशन, यानी कि जैसे टैक्स लगाया गया, ठीक है, उससे जो वो जो सेक्रीफाइस हुआ और जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट मिला गवर्नमेंट ने कोई भी स्पेंडिंग की, तो ये दोनों जो है इक्वल होंगे ना, वो ऐसा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है एमएसएस और एमएसबी का, जब ये इक्वल होगा तो वहां पे जो है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिलेगा। ये चीज अभी आपको आगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, देन अब इनका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो प्रिंसिपल है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ह्यूज डाल्टन ने, और उन्होंने ऐसा कहा कि जो है ये दोनों चीज़ों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, इनकम और एक्सपेंडिचर को। बजटरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की उसकी वजह से जो है क्या होता है, परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र होता है इंडिविजुअल टू अदर्स। टैक्सेशन से क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होता है परचेजिंग पावर का टैक्स पेयर से पब्लिक अथॉरिटीज़ तक, क्योंकि जो टैक्सेशन हुआ इससे क्या हुआ, इनकम जो थी यानी जो परचेजिंग पावर था इंडिविजुअल्स का वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास चला गया, और अब जो है पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है उसकी वजह से ये बैक जाएगा लोगों के पास। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इससे ये जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के, इससे सेक्रीफाइस या डिस यूटिलिटी मतलब जब टैक्सेशन लगाते हैं तो वहां पे डिस यूटिलिटी क्रिएट होती है, और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो वहां पे बेनिफिट या यूटिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, अब बात करें मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट की। जो प्रिंसिपल है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वो ये कहता है कि पब्लिक फाइनेंस जो है इससे इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, लेकिन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन जो है इस तरह से करना है जिससे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है वो मार्जिनल डिस यूटिलिटी या सेक्रीफाइस है उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नाउ
ह्यूज डॉल्टन ने एक्सप्लेन किया है जो प्रिंसिपल है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का विद रेफरेंस टू दो चीजों से समझाया है, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब इस प्रिंसिपल के क्या एजम्पशंस हैं, तो कुछ एजम्पशंस हैं जैसे कि इसमें कह रहे हैं जितने भी टैक्स लगाए जाएंगे तो वो सेक्रीफाइस का काम करे, क्योंकि लोगों ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, उन्होंने टैक्स भर दिया और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है उससे बेनिफिट मिलता है, ये याद रखना आप एजम्पशन। देन यहाँ पे कह रहे हैं जो पब्लिक का रेवेन्यू है, मतलब गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन से कर रही है, दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जबकि ये एक एजम्पशन है, ठीक है, यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि सिर्फ टैक्स से ही रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। दूसरी चीज कि गवर्नमेंट का ना ही कोई सरप्लस है ना ही डेफिसिट बजट है, सिर्फ एक बैलेंस बजट है। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसकी वजह से क्या होता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट, और जो टैक्सेस होते हैं इससे क्या होता है, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इंक्रीज होता है, ठीक है। ये सारे एजम्पशंस किए गए हैं। अब बात करें मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस की, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक एडिशनल यूनिट जो टैक्स का लगाया गया उसकी वजह से जितना सोशल सेक्रीफाइस किया है पब्लिक ने उसको मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्सेशन कहा जाएगा। यानी कि जो हर एक यूनिट जो टैक्स का इम्पोज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे क्या होगा, लॉस ऑफ यूटिलिटी या हम कह सकते हैं डिस यूटिलिटी क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि M1 जब इतना टैक्स है तो यहाँ पे S1 ये क्या है, सोशल सेक्रीफाइस, लेकिन जितना जितना टैक्स बढ़ा आप इधर देख सकते हो M3 तक गया तो वहां पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस भी बढ़ा है, वो कितना गया है, S3। तो ये मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व है। डाल्टन ने कहा है कि जो एडिशनल बर्डन है मार्जिनल सेक्रीफाइस का वो टैक्सेशन की वजह से बढ़ता जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा टैक्सेशन होगा एडिशनल यूनिट उतना ज्यादा सेक्रीफाइस सोसाइटी को करना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देन अनदर थिंग कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट, अब दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई एक्सपेंडिचर किया सोसाइटी पे, उससे क्या हुआ, जो सोसाइटी उसको बेनिफिट मिलने वाला है उसको कहेंगे मार्जिनल सोशल बेनिफिट। यानी जो सोशल बेनिफिट हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जैसे जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है किसको, सोसाइटी को। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है कम्युनिटी कंज्यूम करने से वो जो है जैसे जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसको मिल रही है। लेकिन यहाँ पे भी आप देख लो कि जो है यहाँ पे एक्सपेंडिचर जब 1 किया M1 तो यहाँ पे यूटिलिटी कितनी थी, B1 हाईएस्ट थी। लेकिन ये याद रखना कि जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिंग करने से ऐसा नहीं होगा कि मैक्सिमम मिलेगी, यूटिलिटी डिमिनिश होती है, एक हद तक ही लोगों को बेनिफिट मिल सकता है ना, उसके बाद नहीं मिल सकता ना, रिड्यूस होती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। तो यहाँ पे जो ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वाला ये कहा था उन्होंने डाल्टन ने कि एक ऐसा पॉइंट जो होगा जहाँ पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल होगा मार्जिनल सोशल बेनिफिट के, तो वो पॉइंट जो है माना जाएगा कि वो क्या है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिटरमाइंड होता है। अब इसके लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है इसकी बेसिस पे ही फाइनेंशियल ऑपरेशंस होते हैं स्टेट के। अब पहला लिमिटेशन है दैट इज वैग्यू एंड एब्स्ट्रैक्ट। जो टर्म बेनिफिट या सेक्रीफाइस वो वैग्यू है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन फाइंड नहीं कर सकते कितना बेनिफिट या कितना सेक्रीफाइस किया। देन डिफरेंट एरियाज, इसको जो है कंपेयर करना, यानी कि एक एरिया में जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ या किस जो टैक्सेशन लगाया गया उसमें कितना सेक्रीफाइस किया गया, तो ये दोनों ही अलग अलग एरिया हैं, तो उनको कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। देन लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि मार्जिनल बेनिफिट को जो है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर से मिला और जो टैक्सेशन से जो मार्जिनल सेक्रीफाइस हुआ उन दोनों को इक्वल करना, ठीक है।
तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो स्मॉलर यूनिट्स के होते हैं, तो डिविजिबिलिटी डिसाइड नहीं होती कि टैक्स का कितना यूनिट होगा या पब्लिक एक्सपेंडिचर का कितना यूनिट होगा। देन इग्नोर्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि इस प्रिंसिपल में सिर्फ ये कहा गया है कि जो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं वही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू इसमें है ही नहीं, जैसे फाइन, फीस, मार्केट बोरोइंग, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सारी चीजें इंक्लूड ही नहीं की गई, जबकि गवर्नमेंट के जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से भी आता है। तो यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि ये जो लोग थे तो इनका कितना सोशल बेनिफिट है। देन मेंटेनिंग बैलेंस, यानी कि यूटिलिटी जो टैक्स लगाने से जो डिसयूटिलिटी हुई, तो इन दोनों का जो है बैलेंस बना के चलना, ये जो है बहुत ही मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए। देन सिमिल्टेनियस कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल, यानी इस प्रिंसिपल में क्या आ गया है कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट और पब्लिक एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये कैलकुलेशन इतना इजी नहीं है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पब्लिक बजट। सो पब्लिक बजटिंग क्या होता है? तो पब्लिक बजटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग एंड मैनेजिंग पब्लिक फंड्स टिपिकली बाय गवर्नमेंट और अदर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन वन सेकेंड। ठीक है, तो पब्लिक बजट हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है जो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक्सपेंस करने का सोच रही है, ठीक है, यानी कि पब्लिक फंड्स का मैनेजमेंट कि वो किस चीज़ पे कितना स्पेंड करेगी, तो वो पब्लिक बजट होता है। मतलब ये एक तरह से जो है एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू है जिसमें प्रायोरिटी सेट की जाती हैं कि कौन सी चीज़ कितना खर्च होगा किस चीज़ पे, यानी कि जो फंड्स है उसका यूज़ डिसाइड किया जाता है। तो ना मतलब हम कह सकते हैं एक फाइनेंशियल प्लान है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट यूजुअली 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है एस्टिमेट होते हैं एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का, और इससे क्या होता है कि जो पब्लिक बजट है ये शो करता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सोशल पॉलिसीज क्या हैं। और याद रखें तो पब्लिक बजट के सोर्सेस क्या हैं, तो पब्लिक रेवेन्यू जो है, पब्लिक बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों होते हैं। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, सर्विस फीस और चार्ज जो होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फीस, ट्रैफिक चार्जेस, टैक्सेस जो होते हैं। देन पब्लिक डेप्ट, गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स से जो बोरोइंग करती है और बाद में उनको बॉन्ड्स से इशू करके और बाद में उनको पे भी करती है इंटरेस्ट के साथ। देन एक्सटर्नल लोन्स जो दूसरे देशों से लिया जाता है या दूसरी कंट्री के प्रॉपर्टीज या एसेट्स। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या होगा, यानी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है एजुकेशन, डिफेंस, हेल्थ, या गवर्नमेंट जो पर्सोनल है उनको सैलरी वेजेस देती है, और या तो नेचुरल डिजास्टर या क्राइसिस टाइम पे स्पेंडिंग करती है, तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है ना। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इवेंटली अक्रॉस द नेशन, यानी कि पब्लिक बजट का ये काम होता है कि जो भी रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना नेशन में। दूसरा मकसद होता है कि जो वेल्थ और इनकम जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने की कोशिश की जाती है, और इसकी हेल्प से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज, यानी इससे जो है एक्टिविटीज रीडिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और पब्लिक बजट की हेल्प से ही जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस प्रॉपरली मैनेज की जाती हैं। इसका मकसद होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री का उसको कंट्रीब्यूट करना। नाउ जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? सो जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसा अप्रोच है जहां पे प्लानिंग और प्रिपरेशन की जाती बजट की स्टार्टिंग बिगिनिंग से। बिगिनिंग मतलब कि जैसा कि इसका नेम है, सेम वे इसका मतलब कि जो यहाँ पे बजट प्रिपेयर किया जाता है स्क्रैच, यानी कोई इसमें बेस यानी प्रीवियस ईयर का कोई कंसिडरेशन नहीं किया जाता, जीरो से ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग एक सिस्टमेटिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है जहां पे जो है प्रायोरिटी दी जाती है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ इनकम टू फिक्स एक्सपेंडिचर, वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स,
सेविंग्स, जिससे कि इनकम और एक्सपेंडिचर का कोई डिफरेंस नहीं रहे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो है हर एक ईच एंड एवरी मिनिस्ट्रीज एक्सपेंडिचर जो है उसको जो है जो भी फंडिंग होती है बिगिनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर वहाँ पे रिव्यू किया जाता है। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे ज़ीरो से ही डिसाइड होती हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो ब्रिटिश बजट अथॉरिटी एडवर्ड हिल्टन यूंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कॉन्सेप्ट को 1924 में, और इन्होंने सपोर्ट किया था कंप्लीट जस्टिफिकेशन ऑफ एवरी आइटम रिक्वेस्टेड इन अ बजट। फिर 1960s में जीरो बेस्ड बजटिंग जो है फॉर्मली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ यूएसए, ठीक है, इसको यूएसए के जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ पे इसको ज़्यादा पॉपुलर किया गया 1970s में। देन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो अब ज़्यादा डेवलप हुआ उसके बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इनकॉर्पोरेशन में 1969 में बाय पीटर फेल, ठीक है। अब बात करें तो जो बजटिंग है इससे क्या होता है कि जो है जो डिसीजंस है वो हर एक यूनिट के लिए किया जा सकता है, और जो है इसके फायदे क्या हैं दैट वी विल सी। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, तो इसकी हेल्प से हर एक जो ईच और एवरी आइटम जो है वो जस्टिफाई किया जा सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है जो चीज़ें कोई काम की नहीं जिस पे एडिक्वेट रिटर्न नहीं मिलता ऐसी चीज़ों को हटा सकती है। देन रिसोर्स इंटेंसिव, सो जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो रिसोर्स इंटेंसिव है। इसमें क्या होता है प्रॉपर टाइम ऑफ एफर्ट दोनों का एक एक्यूरेट रिव्यू और जस्टिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी चीज़ें यानी जो मॉडिफिकेशन होता है वो प्रेजेंट फैक्टर्स को ध्यान में रख के किया जाता है। डिटेलिंग ऑफ एक्सपेंसेस, जो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग मैकेनिज्म है यहाँ पे जो है फोकस रहता है एफर्ट्स पे, बोथ द फैक्टर्स कि कितना एक यूनिट इंक्योर कर रहा है और क्यों इंक्योर कर रहा है। मिनिमाइजिंग द एबंडेंट एक्टिविटीज़, यानी कि इससे क्या होता है कि जो चीज़ें जो अनप्रोडक्टिव या कोई काम की चीज़ें नहीं है उन चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हो। इन कंट्रोल ऑफ एवरी बजट, कहते हैं ना कि एवरी पेनी हैज़ अ जॉब। आप जब जो है यूज़ कर रहे हो जीरो बेस्ड बजटिंग मेथड तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है बहुत ही वाइजली स्पेंडिंग यूज़ करना है आपको। मतलब कि इसमें ये कहते हैं कि जो भी आप स्पेंडिंग कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, उस हिसाब से आपको स्पेंडिंग करनी है ना। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, तो कंपनसेट शॉर्ट टर्म थिंकिंग, तो इसका एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। इससे क्या होता है शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कंपनी जो है जिससे उनको बेनिफिट जो मिल रहा है वही चीज़ें देखते रहते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इसमें नहीं प्रमोट होती है। देन एक्सेसिव पेपर वर्क, ये बहुत बड़ा ही शॉर्ट कमिंग है इसका, कि इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क चाहिए होता है, तो बहुत बार इसमें लेबरियस काम बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको इम्प्लीमेंट करना, तो बहुत बार जो है लोग इसको पसंद नहीं करते यूज़ करना। हाई मैन पावर रिक्वायरमेंट, सो जो एंटायर बजट जो है यहाँ पे ज़ीरो बेसिस से बनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत बार बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के पास इतना टाइम या वर्कफोर्स नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हों। लैक ऑफ एक्सपीरियंस,
हर एक आइटम को या हर एक कॉस्ट को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब इंडिया में ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो याद रखना ये जो है पहली बार इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 1983 में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जो है इसको 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था एज अ टेक्निक फॉर द सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बजट, और उसके बाद इसका यूज सबसे ज़्यादा 7th 5 ईयर प्लान में बढ़ा, और इसके बाद जो गवर्नमेंट ने इसको सभी मिनिस्ट्रीज के लिए मैंडेटरी कंपलसरी कर दिया गया था कि उनको अपने प्रोग्राम्स को रिव्यू करना होगा, और जो है उनको जो भी एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स या एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करनी है वो ज़ीरो बेस्ड बजट कॉन्सेप्ट पे करना है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसका जो ज़ीरो बेस्ड बजट है उसका यूज़ धीरे धीरे कम हो गया। नाउ परफॉर्मेंस बजट। सो परफॉर्मेंस बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। 1949 में हुअर कमीशन जो यूएसए का है, उन्होंने परफॉर्मेंस बजट को बनाया था, और परफॉर्मेंस बजट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। सेकेंड हुअर कमीशन ने जब इसकी रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में, और इसको जो है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एक्सेप्ट करने लगे। ठीक है, और परफॉर्मेंस बजटिंग जो है पॉपुलरली यूएस गवर्नमेंट ने इसको फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया। ठीक है, अब बात करें इंडिया में, जब भी 1954 की बात करें, जब लोकसभा डिबेट चल रही थी, वहां पे पहली बार इसका नाम सुना गया, और उसके बाद से परफॉर्मेंस बजट प्रिपेयर किए जाने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। अब बात करें परफॉर्मेंस बजट क्या है, तो जे बुर्कहेड ने कहा है कि परफॉर्मेंस बजट वो होता है जहां पे जो फंड्स, अगर किसी चीज के लिए कोई भी फंड चाहिए तो उसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है वो पहले डिटरमाइन करना होगा। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो बताना होगा। क्वांटिटेटिव डेटा मेजरिंग और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो परफॉर्मेंस बजटिंग कुछ नहीं बल्कि एक मेथड और टेक्निक है जहाँ पे जो है जो बजट्स हैं वो प्रिपेयर और प्रेजेंट किए जाते हैं इन रिलेशन टू फंक्शंस, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू बाय विच फिजिकल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स आर कोरिलेटेड। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कितना कॉस्ट और रेवेन्यू होगा, परफॉर्मेंस देखी जाती है। ठीक है, खर्च नहीं देखा जाता, परफॉर्मेंस देखी जाती है, ये चीज याद रखना। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो परफॉर्मेंस बजटिंग जो है इसकी वजह से परफॉर्मेंस ऑडिट होता है फर्म्स में। इससे जो है फर्म्स के जो ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक मैनर में अचीव होते हैं, और ये जो बजटिंग सिस्टम है इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सकती है क्योंकि यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। और अगर जो है करेक्ट स्टेप्स लिए गए हों तो कंटिन्यूस कंपैरिजन किया जा सकता है टारगेट और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। देन अगर जो है शॉर्टेज हो गया या इनसफिशिएंट फंड्स हैं, वहां पे फंड्स को जो है इंपॉर्टेंस की बेसिस पे जितना आपके पास फंड है उसको प्रॉपरली एलोकेट किया जा सकता है, और इसकी हेल्प से जो फर्म की जितनी भी एक्टिविटीज है वो इजिली एनालाइज की जा सकती हैं और अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज एलिमिनेट की जा सकती हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा, तो डिसएडवांटेज है कि जो सक्सेस या फेलर है परफॉर्मेंस बजटिंग की वो वेल स्टैब्लिश्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे ही निर्भर करती हैं। जो वर्कर्स हो या एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो इसको रेजिस्ट करते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते, इसको नकारते हैं क्योंकि इससे क्या होता है उनको बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ता है। ठीक है, और हमेशा जो है ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी को असरटेन करना, उसका इवैल्यूएशन कर पाना पॉसिबल नहीं होता, और परफॉर्मेंस बजटिंग के लिए बहुत ज़्यादा मनी, टाइम, एनर्जी, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसको फिजिकल यूनिट्स में दिखाना पड़ता है।